हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से एक सीरीज, काफ़ी सेट्स आज तक हमने इसके कवर किए। सोचो आज हम इसके सेट 42nd पे, अब तक हमने 41 सेट कंप्लीट किए। लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट टीसीएस एग्जाम्स। पूरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स या स्टैटिक अफेयर्स आते हैं उसमें कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट थे, वो सारे मैप्स को एक क्लास में मैं आपके लिए यहाँ पर कवर कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं 42 सेकंड के 42 सेट के सारे इंपॉर्टेंट मैप्स। चलते हैं आज के हमारे पहले मैप पे, जिसमें दिखाया जा रहा है नाइल को, दी वाइट नाइल, दी ब्लू नाइल। शुरू होती है लेक एल्बर्ट से, लेक ताना से खातरूम में जाके एक हो जाती है और वहां से अपना सी में जाकर खत्म हो जाती है। दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। इस नदी पे इथोपिया ने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। अब इसको लेकर काफी डिस्प्यूट भी है कि भाई अब पानी का फ्लो रुक जाएगा फॉर द कंट्री ऑफ सूडान, फॉर द कंट्री ऑफ इजिप्ट। पर हाँ, ये डैम काफी टाइम से बन रहा था, जो फाइनली कंप्लीट हो चुका है बाय द कंट्री ऑफ इथोपिया। 3.5 साल से ज्यादा टाइम से हम डिस्कस करें रशिया यूक्रेन वॉर को। आज तक इस वॉर में ये वो टेरिटरीज हैं जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल में गेन हुआ है रशिया को, जो उसने यूक्रेन की टेरिटरी ली है। बीच में ये भी न्यूज काफी बार आती रहती है कि बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग या इंडियंस इस वॉर में फंसे हुए, पर बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक तो कोई बहुत बड़ी हेल्प हमें नहीं दे पाए, क्योंकि रशिया कहता है कि भाई ये प्रॉपर तरीके से रशिया आए थे, इन्होंने खुद सैलरी के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेशन को के ऑफर को एक्सेप्ट किया। पर इनकी एक अलग स्टोरी और ये काफी लंबा एक प्रॉब्लम है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस चीज को रोकने के लिए कोशिश करी, पर अभी तक तो इसमें कोई हमें अपडेट नहीं पता। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में एक और चीज होती है कि भाई रशिया यूक्रेन की तरफ ड्रोन्स लॉन्च करता करता वो ड्रोन्स पहुंचा देता है पोलैंड, जिसकी कैपिटल है वार्सा, और वो ड्रोन्स पोलैंड में, पोलैंड की एयरफोर्स को उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ा। अब पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे तो जब नेटो पे अटैक होता है किसी नॉन नेटो कंट्री के द्वारा, सीधे उनके चार्टर का आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाता है। पर यहां उन्होंने आर्टिकल 4 को एक्टिव किया कि हम अभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अभी हम एक मीटिंग करके देखते हैं कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए रशिया के इस एक्शन को। तो नेटो वर्सेस रशिया भी पिछले हफ्ते में बहुत हुआ। ठीक है, रिसेंटली इसराइल वॉर भी बहुत न्यूज में थी। सोचो इसराइल किसके साथ लड़ रहा है? इसराइल तो लड़ रहा है अपनी टेरिटरी के अंदर, एक जगह गाजा जहां से काम करता है हमास। पर हमास के कुछ लोग जो कतर में थे, जो बेसिकली डायलॉग के लिए थे, कि होता है ना कि आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई बात करनी है तो उनके कुछ लोग एक डायलॉग टीम की तरह कहीं चले जाएंगे, वहां आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे जब यूएसए ने अफगानिस्तान से एग्जिट लेना था तो तालिबान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ डायलॉग पार्टनर्स यही कतर में रहते थे। ऐसे सेम हमास के कुछ लोग थे कतर में। इसराइल ने रिसेंटली उन पे भी अटैक कर दिया, और इंडिया की तरफ से भी भाई यही मैसेज गया कि गलत था, आप किसी कंट्री की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट इस तरह से एक्शन नहीं ले सकते। ब्लड मून दुनिया के बहुत बड़े पार्ट में देखा गया। देखो टेक्निकली ब्लड मून ऐसे होता है कि सन की शैडो मून पे नहीं पड़ती, तो वैसे तो दिखना ही नहीं चाहिए हमें, पर क्यों दिखता है? क्योंकि सनलाइट ना अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर विबग्योर में टूट जाती है, और विबग्योर में से जो आ रहा है रेड लाइट, वो रेड लाइट जाके मून पे इस तरह से पड़ती है और वो कुछ हद तक रेडिश, इसलिए उसको ब्लड मून भी बुलाते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब यही मून घूम के सन और अर्थ के बीच में आ जाए और अर्थ के कुछ हिस्से पे सनलाइट ना पहुंच पाए, तो ये बन गया सूर्य ग्रहण। ठीक है, यहां तो काफी सारी चीजें ये न्यूज़पेपर ने कवर किया था, जैसे कच्चातीवू 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको श्रीलंका को ट्रांसफर कर दिया गया था, पर तब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। आज भी तमिलनाडु क्लेम करता है कि आइलैंड को वापस लेकर आओ। और हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर है पम्बन ब्रिज, अब उसकी जगह न्यू पम्बन ब्रिज आ चुका है। यहाँ पर है धनुषकोडी, जहां पर रिसेंटली फ्लेमिंगो सेंचुरी अनाउंस की गई। ये थूथीकुडी, जहां पर इसरो ने अपना 3rd लॉन्चिंग पैड अनाउंस किया। पहले 2 हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, थूथीकुडी में 3rd। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अर्थक्वेक रिसेंटली हिट करता है अलोंग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि बनी दुरन लाइन। तो दुरन लाइन बनी थी ब्रिटिश इंडिया
और अफगानिस्तान के बीच में, और ब्रिटिश इंडिया से आगे जाके निकला पाकिस्तान। तो अब दुरन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान। एक्सेप्ट इसको ज्यादा किया नहीं जाता, पर हाँ ये लाइन को बोलते हैं दुरन लाइन है। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में बनी थी मैकमोहन लाइन। और जब ब्रिटिश इंडिया से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बनी रेड क्लिफ लाइन। तो दो पाकिस्तान थे, तो आज का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन, और आज के इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन। रिसेंटली यूएन ने अपनी पीस कीपिंग मिशन को खत्म कर दिया। एक छोटी सी कंट्री लेबनान, लेबनान का किसके साथ डिस्प्यूट है? वही इसराइल के साथ। लेबनान के साउथ में आपको, बहुत छोटा है ये तो मैप पे दिखेगा भी नहीं, लेबनान के साउथ में आपको देखने को मिलेगा इसराइल। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। अगर आपको पता हो, आज से कुछ साल पहले बेरूत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उनके पोर्ट पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर था, तो उसमें ब्लास्ट हुआ, पूरा शहर ही उड़ गया था एक तरह से, बहुत बड़ा ब्लास्ट था वो। तो वो बेरूत शहर में हुआ था। रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट किया। साउथ सॉरी एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बांग्लादेश दिख रहा है, चाइना, कोरिया, इंडिया, किर्गिस्तान, काफी सारी कंट्रीज है, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस बार के एशिया कप में। इसको बिहार ने होस्ट किया, राजगीर में उनकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहां पर 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। और इस इवेंट को फाइनली जीता किसने? इंडियन हॉकी टीम ने। वो भी 4-1 से फाइनल को जीत लिया अगेंस्ट कोरिया, ऑफ कोर्स साउथ कोरिया, नॉट द नॉर्थ कोरियन टीम। तो ये काफी पॉजिटिव चीज थी इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड कप और आगे जाके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना। हम चाहते हैं कि जो हमारी लेगेसी थी, बीइंग द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, उस लेगेसी की तरफ दोबारा चलें। हमने इन पासेस के बारे में पहले भी बात की है। द माउंटेन पास विच कनेक्ट्स तिब्बत टू हिमाचल प्रदेश, शिपकिला। और ये जो माउंटेन पास है, इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बत आपको पता है इलीगली चाइना के ऑक्यूपेशन में, तो इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा इस माउंटेन पास को, शिपकिला को, फॉर ट्रेड पर्पसेस, ठीक है। एक मैप जो दिखाता है, रिसेंटली हमने अग्नि 5 को टेस्ट किया, आपको पता है उड़ीसा में, आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, और आईटीआर चंदीपुर, और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये वो दो जगह हैं जहां से हम इस तरह से मिसाइल्स को टेस्ट करते हैं। तो वहां एक टेस्ट किया गया अग्नि 5 का। वैसे अग्नि 5 कितने बड़े एरिया में, 5000 किलोमीटर की रेंज है, तो कितने बड़े एरिया में इंपैक्ट डाल सकते हैं अग्नि 5, वो आपको इस मैप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अग्नि 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 1, इन सब की रेंज थी, ऐसे अग्नि 5 की भी रेंज है, ठीक है। ये थे नेपाल के पुराने प्राइम मिनिस्टर। अब तो आपको पता है सब कुछ ही बदल गया नेपाल में। केपी शर्मा ओली की सरकार पूरी तरह से हटा दी गई, पर इनके टेन्योर में एक काफी बड़ा डिस्प्यूट जिसमें इंडिया, चाइना और नेपाल को फंसा दिया था इन्होंने, वो था बिल्कुल ये ट्राई जंक्शन। इस ट्राई जंक्शन पे अगर आप देखो तो इंडिया, नेपाल और यहाँ तिब्बत, जो कि अब चाइना का पार्ट है लीगली, तो चाइना। तो ये ट्राई जंक्शन को लेकर काफी बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया था केपी शर्मा ओली ने, कि काला पानी तो हमारा पार्ट होना चाहिए, इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ, लिपू लेक हमारा पार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर काली नदी भी है जहां से इसको नाम मिला है काला पानी। तो ये काफी डिस्प्यूटेड, ये बिल्कुल आपको यहां देखने को मिलेगा, ये काफी डिस्प्यूटेड लैंड बना दिया था इसको बाय द एक्स गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, स्पेसिफिकली केपी शर्मा ओली। पर हाँ, अब सुशीला जी जो नए प्राइम मिनिस्टर, वो किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, वो हमें देखना होगा, ठीक है। वैसे होप तो ये कि अब अगली सरकार इंडिया के साथ रिलेशन काफी हद तक सुधारेगी। रिसेंटली दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में वायलेंस हुई, सरकारें गिरी, नेपाल, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, वायलेंस तो बहुत से सारी कंट्री, और ये कुछ ही दिनों में हुआ, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया में बहुत वायलेंस हुई। इंडोनेशिया को अगर आप इस मैप पे देखो तो बहुत ही ह्यूज कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो, आसियान का एक बहुत बड़ा पार्ट। वैसे तो इनकी कैपिटल जकार्ता है, पर ये अपनी कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट करें, दूसरी जगह का नाम है नुसांत्रा। फ्रांस को रिसेंटली, फ्रांस में बड़ी पॉलिटिकली चीज अनस्टेबल, नए प्राइम मिनिस्टर मिले। लोगों को लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन की जगह ही है। देखो वो तो प्रेसिडेंट है ना, वो तो वहीं पर ही है इमैनुअल मैक्रोन, ये तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने इनको अपना नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, इनका नाम है सेबेस्टियन लेक्रॉन। तो ये फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं,
फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों कंट्रीज को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ यूरोप। देखो यहां पर हमको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रहा है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। वो कंट्री जिसको काउबॉय शू भी बुलाया जाता है, इटली, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो मैप्स में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेल्जियम के जिसकी कैपिटल है ब्रसल्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, नेटो, इस सब के हेडक्वार्टर्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बंगालियों के लिए ये मछली हिल्सा। चाहे बांग्लादेश के बंगालियों की बात करो, चाहे वेस्ट बंगाल जो इंडिया की स्टेट है उन बंगालियों के बारे में बात करो, तो उनका जो डाइट है, खासकर उनके जो ट्रेडिशन है, जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा आने वाली, उसमें इस मछली का रोल बहुत बड़ा है। अब ये मछली कहाँ पाई जाती है? तो ये मछली असल में पाई जाती है बे ऑफ बंगाल में। और ये मछली सोचो समुद्र से नदी की तरफ जाती है, तो हुगली नदी होते होते ये गंगा में जाती है। सोचो एक टाइम तक हिल्सा, हिल्सा मछली इसका नाम है हिल्सा, एक टाइम तक हिल्सा मछली बिहार में भी पकड़ी जाती थी। ठीक है, बिहार में भी इसकी फिशिंग होती थी अगेंस्ट द रिवर फ्लो। तो वैसे तो नदी समुद्र की तरफ जा रही, मछली उल्टा जाती थी। पर फिर जब इंडिया के द्वारा फरक्का में एक फरक्का बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके, फ्लड वगैरह से बचा जा सके, तो ये नदी फरक्का को क्रॉस नहीं कर पाती बैराज को, वहीं पर ये सॉरी मछली वहीं रुकने लगी, जिसकी वजह से इसकी फिशिंग इंडिया में बंद होगी और बांग्लादेश में अब हिल्सा को पकड़ा जाता है। पिछले साल से बांग्लादेश ने इंडिया से अपने रिलेशंस काफी खराब किए। पिछले साल इन्होंने हमें हिल्सा भी काफी कम ही क्वांटिटी में सेल करी, पर इस साल बांग्लादेश शायद चीजों को कुछ हद तक बेटर करना चाहता है। जैसे हिल्सा को भी उन्होंने टाइमली ऑफर किया कि बिल्कुल हम इंडिया को सेल करेंगे। और वैसे भी बांग्लादेश ने मे भी इस चीज को रियलाइज किया कि ऐसा नहीं हम कर सकते कि भाई हर चीज में चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बहुत बेटर ना रखे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत पुराने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांग्लादेश ने बीच में पाकिस्तान वगैरह के साथ भी चीजें करने की कोशिश करी, पर कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट निकल नहीं पाया। ठीक है, सोचो कहने को क्या है, कहने को एक सिर्फ फिश है, पर वो किस तरह से दो कंट्री की जियो पॉलिटिक्स के बीच में आ चुकी है। ये दुनिया भर की इंटरनेट केबल्स है, जिससे पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है, पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्टेड है। रिसेंटली यहाँ पर रेड सी के पास, यहाँ पर रेड सी के पास कुछ वायर्स में काफ़ी डैमेज हो गया था ऐसे शिप एंकर की वजह से, जिसकी वजह से इंडिया और आसपास की काफ़ी कंट्रीज में कुछ टाइम तक इंटरनेट की काफ़ी दिक्कत है। बाद में उसको पूरा रिपेयर किया गया और इंटरनेट और नेटवर्क को वापस से रिस्टोर किया गया। ठीक है, इसके साथ तो क्योंकि पिछले वीक भी हम इस क्लास को नहीं रख पाए थे, तो मैंने 2 वीक्स का सारा इंपॉर्टेंट मैप, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट इस एक क्लास में ही कवर कर दिया। हमारा सेट 42, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीक सेट 43 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।